मुनाफे की तैयारी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखिए, हमने एचयूएल के नतीजों पर बात करी, बहुत बारीकी से हाउस व्यूज जाने, और साथ ही साथ रिलायंस के नतीजों पर बात करी। लेकिन रिलायंस और एचयूएल के सिवा कुछ और बड़े नतीजे थे जिन पर हम फोकस करना चाहेंगे। वहाँ कुछ नंबर्स की बारीकियों को समझते हैं। आशीष मेरे साथ हैं। आशीष, और कुछ नतीजे जिनमें बड़े क्रिटिकल फैक्टर थे, या फिर जैसे कि हेमंत ने कहा कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं? हाँ, है क्या? होंगी, शायद होंगी। और कई सारे नंबर्स आए। अब तो रिजल्ट सीजन तूल पकड़ चुका है, तो आरआईएल एचयूएल तो खैर सबके रडार पे थे, लेकिन मिस आउट ना हो जाए बाकी के नंबर्स। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और वागले साहब को अच्छा लगेगा क्योंकि आज का मेरे ख्याल से टॉप स्टॉक कॉल है उनका। रिजल्ट भी सपोर्टिव है, फंडामेंटल्स भी कैचअप करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग बीट आई है इस कंपनी की तरफ से। उम्मीद थी कि डॉलर आई में 3% का उछाल आएगा, 4.5% डॉलर आई में उछाल देखने को मिल रही है। कांस्टेंट करेंसी में 4.5% से ज्यादा की ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है, और इस तगड़े ग्रोथ के बाद पूरे साल की गाइडेंस बढ़ा दी गई है। पहले 21% पूरे साल की ग्रोथ की बात कर रहे थे, और अब कह रहे हैं 24% ये कंपनी ग्रो करेगी। और ना सिर्फ इस क्वार्टर, इस साल की कहानी, ये कंपनी FY20 आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। कह रहे हैं हायर टीन्स में ग्रोथ डिलीवर करके दिखाएंगे। दूसरी कंपनी, एक और आईटी कंपनी सायंट, जिसे हम पहले इन्फोटेक इंटरप्राइजेस के नाम से जानते थे, बेहद डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है इस कंपनी की तरफ से। उम्मीद थी कांस्टेंट करेंसी में एक कंपनी 1% की ग्रोथ दिखाएगी रेवेन्यूज में, पर दरअसल 1.5% रेवेन्यूज घटते हुए नजर आए। और इसी के कारण इस कंपनी जो पूरे साल की गाइडेंस थी, पहले कमेंट्री दे रहे थे डबल डिजिट ग्रोथ इस साल क्लॉक करेंगे, अब कह रहे हैं 8.5 से 9%, यानी कि हायर सिंगल डिजिट पे ही थमती हुई नजर आएगी परफॉर्मेंस। मार्जिन में जरूर 110 बेसिस पॉइंट का सुधार है। और ये एक और इंपॉर्टेंट बात, हम सब बायबैक का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने हाल में घोषणा करी थी कि रिजल्ट के साथ बायबैक पर विचार करेंगे, बायबैक को डिफर कर दिया गया है, तो ये कंपनी उसका भी खामियाजा भुगतेगी। एयू स्मॉल फाइनेंस, और ये कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हो, तो अच्छे नंबर्स हैं। एनआईआई में 39% का उछाल साल दर साल। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के फ्रंट पर। नंबर्स में एक ही निगेटिव है, वो इस कंपनी के एनआईएम्स, मार्जिन्स जो हैं उसमें तिमाही दर तिमाही एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। पिछले 3 क्वार्टर्स के लोएस्ट लेवल पे इस कंपनी के मार्जिन्स पहुंचे हैं। और चौथी कंपनी है रैलिस इंडिया। इसके कमजोर, थके, वीक नंबर्स कह लीजिए आप। आय में महज 7% का उछाल साल दर साल। एबिटा 27% गिरा है, और इस कंपनी के मार्जिन साल दर साल 300 बेसिस पॉइंट 3% कम हुआ, और इसीलिए मुनाफा 45% घटता हुआ नजर आया है। और ये कंपनी कह रही है जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही हैं, इंपोर्ट चाइना से हो रहे हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी, वो मार्जिन्स को कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये हर क्वार्टर, आशीष आप तो इसको ट्रैक कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स 10 में से 9 बार होती है और एक बार पॉजिटिवली सरप्राइज करता है। आप रैलिस की बात कर रहे हो? बिल्कुल रैलिस की बात कर रहा हूँ। और डिसअपॉइंटमेंट काफी, और नतीजों से पहले इस बार जो क्वार्टर का आउटकम आया कि कौन से शेयरधारकों ने स्टॉक को रखा, बेचा, उसमें राकेश झुंझुनवाला भी थक कर इसमें से अब हल्के हल्के करके शेयर बेच रहे हैं। तो रैलिस की तरफ से डिसअपॉइंट। अच्छा, कंपनी बहुत बढ़िया लगती है, टाटा ग्रुप की कंपनी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नंबर 2018 में एक भी रैली नहीं है इसमें। मतलब मैं बताऊं 10 में से 9 बार इसके नंबर्स वीक ही आते हैं। चलिए रैलिस पर भी विस्तार से बात करेंगे, साइन पर भी विस्तार से बात करेंगे। हर्षदा से पहले समझते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज इन नंबर्स को किस तरह से देख रहे हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से पूछेंगे इन नंबर्स पर उनका व्यू क्या निकल कर आ रहा है। हर्षदा बताइए। एल&टी टेक सर्विसेज पर एक पॉजिटिव व्यू आता हुआ, खासकर सीएलएसए की ओर से। वो कह रहे हैं खरीदारी की राय उनकी बरकरार रहेगी। टारगेट उन्होंने जो दिया है वो करीब 2100 रुपए पर दिया है। उनको लग रहा है एक सेक्टर लीडर रहेगा इस पर्टिकुलर बिजनेस में। आउटलुक रोबस्ट है, काफी डील्स में रैंप अप देखने को मिला है, इसीलिए 2100 बहुत आसानी से कंपनी अचीव कर पाएगी। एक बीट है मार्जिन और आउटलुक के फ्रंट पर। साथ ही साथ सायंट, भले ही नंबर्स में इतना कुछ खास ना हो, मॉर्गन स्टैनली इनफैक्ट बहुत जेनरस हो रहा है। ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर इन्होंने दी है और 720 का टारगेट वो दे रहे हैं। उनको लगता है कि रेवेन्यू मिस जरूर है, लेकिन मार्जिन्स जो थोड़े से मजबूत है वो इस रेवेन्यू मिस को ऑफसेट करेंगे। ये फिलहाल नजरिया बन रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। Q4 में उनको लग रहा है कि मार्जिन्स और एक्सपैंड होंगे तो तमाम नेगेटिव्स जो बाजार गिनेगा उसको कवर अप कर लिया जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी मॉर्गन स्टैनली ने एक इक्वल वेट की रेटिंग दी है। याद रखिए यहाँ पर भी लोन इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली थी, उसे एक नंबर्स में मिस ही जताया गया है, लेकिन लोअर ऑपेक्स और प्रोविजनिंग के चलते मॉर्गन स्टैनली कह रहा है वो ऑफसेट हो जाएगा।
यहाँ पर जो टारगेट आया है करीब करीब वो 595 का है। मैं बात कर रही हूँ ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की 595 का टारगेट है, साइंट नहीं, ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर नंबर्स के बाद वो इम्पैक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया हर्षदा आपका इस जानकारी के लिए। तो इन स्टॉक्स पर आज नज़र होगी और अब विस्तार से हम बात करेंगे। शुक्रिया आशीष आपका भी इस जानकारी के लिए। तो आज के एक्सीडेंट से शुरुआत की जाए। साइंट में दिक्कत एक और है। साइंट ने जिस तरह से बायबैक तो चलिए टाला ही है, लेकिन आगे की जो कमेंट्री है वो कमज़ोर है। जो गाइडेंस है उन्होंने डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में ले आए हैं। 8.5 से 9.5% के आसपास की गाइडेंस उन्होंने बताई है। FY19 सर्विस ग्रोथ की गाइडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये बताइए चार्ट्स वागले साहब आपको साइंट के कैसे लगते हैं? आपको भी कुछ ऐसा कमज़ोरी लग रही है चार्ट्स में या बनेगी अभी कमज़ोरी? हेमंत, एक्सीडेंट जो आप बोल रहे हो या हो सकता है ऐसे आप बोल रहे हो, ये होगा अगर ये 590 के नीचे क्लोज हो जाएगा। अच्छा सर। और 600-590 ये पिछले 4 महीनों से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से बेस है, बाउंस करता है, ऊपर में टिकता नहीं है। 630-660 ये रेंज है, वहां पर आपको बुक करके 600 से 660 ये रेंज में प्ले करना है। मेरा ऐसा मानना नहीं कि ये 500 या 400-450 आ जाएगा, उसको मैं एक्सीडेंट कहूंगा। वैसा वाला जो हमने जेट में बात की है या कुछ अदर और स्टॉक्स में बात की है, वैसा वाला मेरा व्यू अभी भी नहीं है। और रैलिस पर भी एक जल्दी से चार्ट चेक दे दीजिए क्योंकि नंबर्स तो इसके भी ढीले हैं। FTD रैलिस वो कैटेगरी में है। रैलीज, टाटा ग्लोबल, मतलब आपने कहा कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन पिछले 1 साल से टाटा ग्लोबल तो बड़ा FTD निकला। हाँ, बहुत ही बड़ा FTD निकला। रैलीज भी मुझे नहीं लगता है 180-190 क्रॉस कर पाएगा, 173 है। मैं बेचने, ये स्टॉक बेच भी नहीं सकते। नहीं हाँ। मैं तो खाली नंबर देखिए लेना नहीं चाहिए। जब बिग बुल के पास ये शेयर है, बहुत लोगों ने होप में खरीदा है। मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देख रहा था जो मान रहे हैं कि ये बजट का पिक भी है। तो ऐसा नहीं है, अब कंपनी तो अच्छी है, लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन नंबर्स दरअसल कमजोरी वाले ही आते हैं। तो टेक्निकली आपने पूछा, हाँ 173 का क्लोज है, मैं ये कहूंगा 145 पहले आ सकता है, 200 क्रॉस होने के पहले। चलिए, तो 145 का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, पिक करने से पहले 145 का इंतजार करिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। आज जो खबरों में है 4 ऐसे स्टॉक्स और बचे हैं और उसकी पैमाइश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वरुण हमारे साथ है। वरुण, मॉर्निंग, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स और क्या क्या खबरें हैं उन पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो इंटरग्लोब एविएशन आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्लाइट उड़ाते थे कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए, और इस फ्लाइट को दरअसल DGCA ने अब रद्द कर दिया है। इन्होंने कहा है कि आप ये फ्लाइट नहीं उड़ा सकते हैं। जैसा आपको याद होगा, 8 जनवरी को मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई थी, ये जो A320 नियो प्लेन है प्रैट एंड विटी के, इसको लेकर, और वहाँ इन्होंने पाया था कि ये जो इंजिन है ये काफ़ी ख़राब है, और इसके लिए DGCA का कहना है कि अब अगर आप किसी भी समुद्र के ऊपर से प्लेन उड़ाते हैं जहां 1 घंटे के दायरे में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो वहां आप इन इंजिन्स के साथ प्लेन को नहीं उड़ा सकते हैं। और इनकी कोलकाता से जो पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट थी वो करीब 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे के आसपास की थी, और इसके लिए फ्लाइट जो है उसको रद्द कर दिया गया है। देखिए, इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इंटरग्लोब के अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उस पर भी हो सकता है, अगर वैसे कोई प्लान्स है तो, क्योंकि वहाँ भी ओशन के ऊपर ही उड़ाने पड़ते हैं, और अगर ये इंजन्स ये यूज़ करते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी इनकी दिक्कत हो सकती है। आपको ये याद रखना होगा। इसके लिए इंटरग्लोब एविएशन के लिए काफ़ी ख़राब खबर है। दूसरा है लुपिन। इनका जो पीतमपुर का जो यूनिट 2 है, जो जिसको ऑलरेडी वार्निंग लेटर मिल चुका था US FDA की तरफ से, वहाँ US FDA ने दरअसल जांच शुरू कर दी है। आपको याद होगा मई में भी एक बार ये इस तरह की जांच शुरू की थी US FDA ने, जब 6 ऑब्जर्वेशंस मिले थे। और इनका गोवा का और पीतमपुर का जो यूनिट है इस कंपनी के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इनके करीब 60 से 70% जो ANDA फाइलिंग्स है वो यहीं पे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां US FDA ने अब जांच शुरू कर दी है, तो इसके लिए नेगेटिव खबर। अगली खबर है ऑरोबिंदो फार्मा के लिए। इस कंपनी के एक US सब्सिडरी है एक्रोटेक बायोफार्मा। इस कंपनी ने US की फार्मा स्पेक्ट्रम फार्मा को खरीद लिया है। इनकी 7 दवाओं को इन्होंने खरीदा है, और ऑन्कोलॉजी का जो मार्केट है उसको टैप करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी इनको। 16 करोड़ का भुगतान ये शुरू में करेंगे और 14 करोड़ के आसपास का भुगतान ये बाद में करेंगे, यानी करीब $30 करोड़ में ये पूरी डील हुई है। और आखिरी में अडानी पोर्ट्स, ये जो वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा करार किया है इन्होंने BASF जर्मनी के साथ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल प्रोड्यूसर है। इनके साथ मिलकर ये मुंद्रा पोर्ट में, जो कि गुजरात में है, वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, और करीब 16,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट लगेगा। हालांकि इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है
वो 2019 के अंत तक खत्म हो जाएगी। तो ये टॉप 4 स्टॉक्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो इन पर नजर रहेगी। शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स पर बात हुई, अब एक एक पर अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस के नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। इस पर क्या राय है, क्या खरीदना चाहिए ये स्टॉक जैन साहब? देखिए, खरीदना चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइंस तो है। ये स्टॉक 100 करोड़ का जो क्वार्टरली प्रॉफिट का आंकड़ा है वो क्रॉस नहीं कर पाया इस बार भी। लास्ट क्वार्टर में उम्मीद लगाए हुए थे, इस बार भी ऐसा लग रहा था कि करेगा, बट एनआईएम्स में कमी आई है। बट ओवरऑल जो रूरल कंजम्पशन थीम जो चल रही है इंडिया में, आप देखिए एफएमसीजी में जिस तरीके से एक ग्रोथ आई है, इनफैक्ट एचयूएल के नंबर्स बहुत जबरदस्त, हालांकि कोई मैं जस्ट कोरिलेट कर रहा हूँ कि रूरल कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। और ये कंपनी का जो रूरल प्रेजेंस है राजस्थान में, चूंकि मैं राजस्थान से और मैंने देखा है, चैनल चेक किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया है वो बहुत बेहतरीन। और एमएसएमईज को लेकर सरकार भी जो एक तरीके से काफ़ी चीज़ें डोल आउट कर रही है और जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इन सब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस पर्टिकुलर कंपनी को मिलता है। और राजस्थान की अगर कोई भी चीज़ ग्रोथ आती है तो सर्टेनली ये कंपनी काफ़ी बेनिफिशियरी रहती है। तो मेरे हिसाब से एनआईएम्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है, ग्रोथ भी और भी अच्छी आएगी आने वाले दिनों में। और मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस तो बिल्कुल बनता है। इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखें, और जहां पे भी थोड़ा करेक्शन आए सर्टेनली लेना चाहिए। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करिए फॉर द टाइमिंग, और कोई डिप मिले, थोड़ी बहुत गिरावट मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा फार्मा पे फोकस एक बार फिर से करते हैं। और जैसे कि हमने औरबिंदो फार्मा आज जैसे कुछ दिन पहले बता भी रहे थे, स्पेक्ट्रम फार्मा से कैंसर की 7 दवाएं खरीदेंगी जिसके लिए लगभग 16 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वागले साहब, औरबिंदो फार्मा नो डाउट अगर आप पिछले 15 दिन देखें तो 200 डेमा से 720 से क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, 710, 720, 750, 790 तक गया ऑलमोस्ट। कल एक पॉज लिया इसने। इस पॉज में इस खबर के बाद अगर थोड़ा सा अपसाइड एक बार फिर से रिगेन करे, 790 या 800 तक जाए तो करना क्या चाहिए? 800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आपकी स्क्रीन पर है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हाइज आता है करीब 830 के रेंज में। करना क्या चाहिए? वीरू, ये हो सकता है 820, 830 टेस्ट हो, चला जाएगा, बट वो ब्रेकआउट आके फिर वन वे ऊपर, ये मुंह में मुझे नहीं लगता है। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं तो 820 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 750, 740 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज ये स्टॉक हमेशा देता है और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये मेरे और मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में है। ठीक बात है। आप चलिए कुछ बड़ी खबरों की बात करते हैं। कल जो CNBC TV 18 है हमारा सिस्टर चैनल, उन्होंने इबला अवार्ड्स दिए। कई कंपनियों को ये अवार्ड्स मिले हैं और वहाँ पर वित्त मंत्री जी भी दरअसल जुड़े थे उन अवार्ड्स में, और उन्होंने जिस तरह के हिंट दिए हैं वो गजब के हैं। तो चलिए सबसे पहले तो खुद सुनिए जिन लोगों ने कल ये अवार्ड्स नहीं देखे, वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Election year budget normally is an interim budget, and ordinarily there should be no reason why we should move away from that convention. But then the larger interest of the economy always dictate what goes into that interim budget. If we look at the big picture, there have been successes that we've seen in the last few years. There have also been challenges. And therefore, without getting into the specifics, because that would really be disclosing the mind into which we are working, some of those challenges really can't afford to wait. And therefore, obviously, there would be a necessity to address some of them. It's happened in the past, and therefore, we intend working within the parameters of the conventions as they exist. The farm sector, from the very data itself, as it indicates, has been facing challenges. Now the challenges are of a nature that our farmers have hugely increased productivity, and we've moved into a surplus era. Now that surplus era and the management of that surplus is constituting a broad challenge for us for the last several years. The prices have fallen. Even today, if you look at the last few months, food prices is something which have actually gone down in India, and that reflects on the kind of money that the farmers get. आपने लास्ट स्टेटमेंट सुना ना वित्त मंत्री का, उन्होंने देखें रूरल इंडिया, फार्म और साथ ही साथ किसान, इस पे फोकस करने की बात कही। तो हेमंत, एग्री स्टॉक्स, इरिगेशन स्टॉक्स, पंप स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स,
ये थीम रहेगी। एक बार आज 2020 में कौन कौन से स्टॉक शामिल किए थे? बहुत सारे स्टॉक्स इस सेक्टर से जुड़े हुए हम लोग कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि देखिए बजट पर फोकस अगर होगा सरकार का तो किसानों को किस तरह से राहत दी जाए वो फोकस होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कल इन अवार्ड्स में कही वो ये कही, क्योंकि देखिए सब लोग चिंतित हैं कि इस बार बजट में पॉपुलिज्म होगा और वो झलकेगा। मैं जितनी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ बजट पर, वो सब एक ही सुर में यही कह रहे हैं कि पॉपुलिज्म होगा। और कल उन्होंने बाजार को ये सांत्वना देने की कोशिश करी कि मार्केट ज़रूर कह रहा है कि सोच सकता है कि पॉपुलिज्म होगा, लेकिन इस मुद्दे को बिना पॉपुलिज्म के भी टैकल किया जा सकता है। तो ये एक बढ़िया बयान कल उनकी तरफ से निकल कर आया इस इब्ला अवार्ड्स में। जैन साहब, ये बताइए, आपको भी डर है क्या किसानों को बड़े तोहफे देने के चक्कर में कहीं दिक्कत पैदा ना हो जाए? बाजार थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कल इस तरह का स्टेटमेंट दिया। आपने किस तरह से रीड किया इन स्टेटमेंट्स को? और बजट के कुछ एक दो स्टॉक्स बताइए जिस पर नजर रखी जाए अब से लेकर बजट तक, क्योंकि आज का दिन देख लें तो 10 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं अभी। बिल्कुल, देखिए एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आएगा और वैसा ही आया और सही भी है। देखिए पॉपुलिज्म का ओवर पॉपुलिस्टिक होने की रिस्क शायद नहीं लेगी सरकार, और क्योंकि पॉपुलिस्टिक मेजर्स कुछ लिए जा चुके ऑलरेडी और अब आने वाले दिनों में सही बात है कि बिना पॉपुलिस्ट हुए भी अगर आप फार्मर्स को ये फर्टिलाइजर्स के थ्रू या कोई और भी कई चीज़ें मुहैया करवा के, कई फैसिलिटीज़ मुहैया करवा के आप बेहतर कर सकते हैं चीज़ें, तो मेरे हिसाब से तो देखिए ये बजट में बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए कि रूरल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा थीम रहेगा, फार्मर्स एक बहुत बड़ा थीम रहेगा। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश कि चीज़ें बेहतर होंगी और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फार्म रिलेटेड और जो इन चीज़ों से जो बेनिफिट होती है वो कंपनियां नहीं है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल चुनना चाहिए। बट फिर भी एक स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स में है, तो वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। VST टिलर्स है जो कि मिनी ट्रैक्टर्स बनाती है, वहाँ पे कुछ बेनिफिट हो। RCF जो कि बहुत बार बताया जा चुका है, GSFC, RCF ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स, चंबल फर्टिलाइजर, मुझे समाओ फर्टिलाइजर्स में काफ़ी मेरा कन्विक्शन वहाँ आता है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे ध्यान दें। जेन इरिगेशन DBR आज आपने भी बोला है, बल्कि वो ट्रेडिंग स्टॉक है रादर देन इन्वेस्टमेंट स्टॉक, और अब इत्तेफाक ये कि दूसरे जेन से रिलेटेड कोई दूसरा स्टॉक लिस्टेड है नहीं, तो जेन इरिगेशन का नाम आते ही मेरा नाम जुड़ जाता है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि जेन इरिगेशन का DBR भी ऐसे लेवल्स पे है कि यहाँ से बहुत कुछ खोने को नहीं है, तो बिल्कुल उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ठीक बात है, तो इन लिस्ट पर रखिएगा नज़र। देखिए बजट के हम लगातार करीब जा रहे हैं और CNBC आवाज़ आपको बता रहा है बजट से कौन से सेक्टर को, कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। और जैसे जैसे हम बजट के करीब जा रहे हैं, बजट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको भी मत भूलिएगा, वो है दरअसल क्रेडिट पॉलिसी, और उसमें रेट कट के होप्स, और ये होप्स और जगने लगे हैं। देखिए कल जो इब्ला अवार्ड्स हुए उसमें भी ये होप्स और बढ़ चुके हैं। उदय कोटक साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनको चाहिए कि 0.5% रेट कट होना चाहिए, CRR कट होगा तो फायदा होगा बैंक्स को। इस तरह के स्टेटमेंट्स SBI की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो पहले सुनिए ये दोनों बयान। We have to look at the liquidity situation all the way up to March and plan accordingly. OMOs and a potential CRR and a repo rate cut is something which I do believe it is time to seriously look at. Definitely there is a point for consideration that what is the relevance of CRR, and it's a huge amount of the money which we have to part with without any earnings on that. So by cutting down CRR, in fact, the profitability of the banks that can go up very easily. The safety of the system with LCR, in my view, is ensured. Okay. And if at all CRR has to be there, it should be part of your liquidity coverage ratio. तो हेमंत, बैंकर्स ने खुल के अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि ब्याज दरें घटाओ, और शायद इस पॉलिसी को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। और वित्त मंत्री जी कह रहे हैं मैं ब्याज दरों पर कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं, तो इस बार बैंकर्स बैठ कर बैलेंसिंग एक्ट है, एक रही अच्छा एक्ट है। इसी बीच अगर आप देखें, निफ्टी बैंक ने कल बड़ा एक सरप्राइज पैकेज दिया, कल गया नीचे और घूम के ऊपर आ गया। जैसे कि मैं आज सुबह भी इनफैक्ट कमेंट्री में भूल गया बताना, लेकिन वागले साहब ये 27,700 निकलेगा या नहीं निकलेगा? और साथ ही साथ अगर आप देखें कल कोटक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए, कल एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से अपने ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ।
PSU बास्केट, इसमें से अच्छा क्या लग रहा है आपको? अगर मैं कहूं कि आपको ट्रेड करना है इस वक्त, क्या पिक करेंगे आप आज? एक्सेस तो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूं कि मेरा व्यू पॉजिटिव है। कल भी जो मूव आई है, मुझे लगता है अभी भी मेरा बेस्ट पिक एक्सेस ही होगा। ओके। ये मतलब नहीं है कि मुझे SBI अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो मोमेंटम नहीं दिखता है। SBI में भी कल थोड़ा सा हल्का सा 300 के नीचे क्लोज हुआ है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 290 के नीचे जाएगा। 290 310 का रेंज होगा। और बैंक निफ्टी जो मुझे कल लग रहा था कि 27,700 के आसपास एक्सपायरी होना चाहिए, उतनी तो हुई नहीं, बट आज मुझे लगता है डेफिनेटली 27,700 एक बार टेस्ट होगा। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। और ये बताइए जैन साहब, ये एक स्क्रिप्ट क्या हो सकती है बाजार के लिए कि बजट के बाद एक बड़ा ऐलान हो, पहले बजट में ऐलान हो किसानों को मदद करने का, और उसके बाद गवर्नर साहब एक बड़ा तोहफा दें, RBI रेट कट करे। अब उर्जित पटेल साहब के जाने के बाद अगर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं, शक्तिकांता दास साहब कोई रेट कट की हिंट देते हैं, या फिर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग जो उर्जित पटेल साहब ने पिछली बार शब्द यूज़ किया था, उससे न्यूट्रल के अपने स्टांस पर आते हैं, तो क्या बाजार खुश होगा और कितना खुश हो गया? और उसके बाद क्या एक नया लाइफ टाइम हाई की तैयारी हो सकती है? ये रेट कट क्या बड़ा हो सकता है इस देश के लिए? नहीं, हो तो सकता है देखिए, और एक तरीके से ये भी एक पॉपुलिस्ट मेजर ही होगा देखिए, जो हम बात कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट में जो 2-3 दिनों से एक माहौल भी बना हुआ है रेट कट का, कहीं ना कहीं माहौल, और आज भी देखिए SGX निफ्टी भी तेजी दिखा रहा है, तो बजट भी पॉजिटिव आएगा ऐसा मानना है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और उसके बाद इमीडिएटली बाद ही ये इवेंट है। तो वहां पे अगर रेट कट आता है और फिर इतने बड़े बड़े बैंकर्स, इतने बड़े दिग्गज अगर आपके चैनल के माध्यम से इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें पहुंचती है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ही अनाउंसमेंट बैंकिंग सेक्टर को लेकर वैसे ही काफ़ी मेजर्स आ रहे हैं, और ये पर्टिकुलर रेट कट आ जाए तो सर्टनली मार्केट माइट स्पाइक अप। और जिस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर भी बन रहा है और जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिखा है 10,600-700 पे एक अच्छा सपोर्ट बार बार ले रहा है, तो हो सकता है कि अच्छा खासा एक मतलब तेजी आ जाए। मैं ये नहीं बोल सकता कि हाइज बनेंगे या नहीं, बट तेजी इनफैक्ट यहाँ से कम 300-400 पॉइंट्स की आराम से बन सकती है। 11,300-400 ऐसा लेवल्स मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देख सकते हैं। एक दो स्टॉक्स और लेते हैं जिनमें कल काफ़ी अच्छा मूव आया है, कुछ टेक्निकल पिक्स जहां पे हमें बात करनी चाहिए। वागले साहब, एक बार तो मैं एक दो स्टॉक्स जिनकी स्कैनिंग कर रहा था, IGL विद इन द ऑयल एंड गैस स्पेस। IGL ने कल एक लोअर लेवल से स्पाइक दिया है। मैं 2 ट्रेड्स पूछूंगा आपसे। मेरा पहला होगा IGL, इस पर आपकी राय क्या है? मेरू माइल्डली पॉजिटिव। जिस तरह से थोड़ा सा चॉपीनेस ड्यूरिंग द डे था, 270 तक आया, फिर वापस क्लोज 277 हुआ, वो पॉजिटिव है। बट इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि 315-320 तक चले जाए। एक 7-8 रुपए की मूव 284-285 तक आ सकता है, वहां पर ये फिजल आउट होगा। ब्रॉडली 270-285 मेरी रेंज होगी। एक और स्टॉक कजारिया सिरामिक्स डे हाई पे बंद हुआ और इस मंथ के हाई पे बंद हुआ ऑलमोस्ट। कजारिया सिरामिक्स का जिस तरह से पिछले 15 दिनों में 200 डे मूविंग एवरेज, 15 नहीं शायद 20 दिनों में 480 के पार निकलने के बाद, से पहले की तेजी है सर ये। हाँ, तो मुझे बेरिशनेस दिखता नहीं है, बट ये लेवल पे जब ये स्टॉक 480 से 530 वन वे गया है, ऐसे लगता है कि किसी ने पकड़ के रखा है। आई एम समहाउ नॉट वेरी कंफर्टेबल। ये जो आप एक्शन कर रहे हैं ये इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब पकड़ के रखा है, मतलब ये इसका मतलब जिस तरह से प्राइसेस होल्ड कर रही है। ये इन वाले चार्ट जो हम आजकल नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, चार्ट दिखाइए, मैं चार्ट पे बताऊंगा। हाँ। छोटी वाली बॉडी होती है, कुछ होता अच्छा, नहीं एक बार है। दिखाइए। देखिए डायरेक्टर साहब, अच्छा कितने महीने का चाहिए? मेरे को 1 महीने का भी काफी, महीने भर का देखिए दिखा दिया आपका। और हमारे डायरेक्टर साहब का जो ट्यूनिंग है, इसकी जो बॉडी है, छोटी वाली बॉडी है, आखिरी वाली लास्ट 7-8-10 कैंडल देखिए, बहुत छोटी है। इसका मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, इसका 200 डे मूविंग एवरेज 480 है। चलिए, तो आज ये सीखने की बात ये है कि अगर इस तरह का चार्ट बने, छोटे छोटे बॉडी बने, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो लेकिन गिर भी नहीं रहा था, नतीजे गिर भी नहीं रहा है, तो इसके लिए मैंने वीक नहीं कहा। तो मैं वेट करूंगा, ये लेवल पे डेफिनेटली बाय नहीं करूंगा। 1 महीने में 16% ध्यान रखिएगा, बढ़ भी चुका है। अच्छा, बड़ी खबरों की बात कर लें कुछ। अच्छा, और स्टॉक्स है आपके पास? नहीं, बस खत्म हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी खबर आज की क्या है बताइए? सारी जगह रिलायंस होगी।
आज ग्लोबल समिट जो है गुजरात में, और ये ग्लोबल समिट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पिक भी किए थे बहुत स्टॉक्स। जी हाँ, और आज हम CNBC आवाज पर एक शो कर रहे हैं 12:30 बजे कि जनरली गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियों में बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। इस समिट के आसपास कई बड़े बड़े MOUs होते हैं। तो गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है वो आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री जी इसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। देश विदेश से कुछ फुटेज वगैरह लाते हैं, दिखाते हैं। देश विदेश से बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, और नीदरलैंड जैसे कुछ देश कुछ बड़े MOUs भी आज करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समिट है। गुजरात के सारे जो ट्रेडर्स भाई हैं वो तो इसको देखते ही हैं इस समिट को, और कंपनियां भी इसको क्लोजली देखती हैं, और कई कंपनियां गुजरात में जो निवेश करना चाहती हैं वो वहां पर मौजूद भी होती हैं, MOUs भी होते हैं। ये बताइए जैन साहब, आपका क्या मानना है? कोई कंपनी जो गुजरात की जो आपको पसंद हो और आपको लगता है इसे पोर्टफोलियो में रखें और खूब पैसे बनेंगे? देखिए, गुजरात की कंपनियां वैसे तो देखिए काफी एफिशिएंटली मैनेज्ड, और पिछले जो इलेक्शन की रैली थी उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। बट ओवरऑल देखिए, ये ठीक है, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं बहुत बड़े हैं, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट इनमें जो MOUs होते हैं, जो साइन होते हैं, और उसके बाद उसका जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन है, वहां पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। नॉट ओनली बिकॉज वाइब्रेंट गुजरात हमें हर स्टेट करता है, और हर स्टेट में इसी तरीके से एक्सुबरेंस के साथ MOU साइन हो जाते हैं और बहुत एक्साइटमेंट बन जाता है, बट ऐसा लगता नहीं कि उसका सर्टेन परसेंटेज या चंक भी होता होगा। सो आई एम अ बिट नेगेटिव ऑन दिस फ्रंट, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि गुजरात की कंपनियों में मुझे GSFC मैंने जिक्र किया था, अच्छा लगता है। GNFC और GSFC दोनों साथ चलते हैं, ये दोनों स्टॉक्स पे ध्यान दिया जाए। और एक GHCL, वो भी एक बहुत बढ़िया लगती है कंपनी इन लेवल्स पे। साहब, ये इस स्पेस में मैं गुजरात नाम से सारी कंपनियां छाट रहा था। गुजरात फ्लोरो क्या वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक। आप देखिए 100 रुपए का स्टॉक आज 942, और अभी भी लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई सरेंडर की गुंजाइश है। यहाँ पे प्राइस टारगेट्स क्या होने वाले सब आपके? काफ़ी चल चुका है, बट अभी भी अपसाइड है। मेरे 4 डिजिट मुझे लगता है 1020 तक ये जाना चाहिए। करंटली एट 940 942, 920 के नीचे जाएगा तो हल्की सी गिरावट आ सकती है। तो मेरा 920 के स्टॉप लॉस और 1020 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप गुजरात फ्लोरो में बनता है। हेमंत, आपने एक बार GSFC पिक किया था ना? जी हाँ, और ये भाग रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। अच्छा, गुजरात फ्लोरो तो नया 52 वीक हाई लगा रहा था। अच्छा, मेरी नज़र जो रहने वाली है ना इस समिट में, वो रहने वाली है एक फ्लाइंग कार पर। अच्छा, बताइए। आपने देखा कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक गाड़ी पंख निकालती है, उड़ती है, फिर उतरती है। वो जो कंपनी है वो भी दरअसल मैंने उसको ट्वीट भी किया था। CNBC जो हमारे नेटवर्क है पेरेंट कंपनी, वहाँ पर वो एक स्टोरी की गई थी, और बहुत ही गजब की वो गाड़ी है। तो ये गुजरात समिट में कुछ नया हर बार देखने को मिलता है। ये बात तो सही कही। गाड़ी इस बार वहाँ पे सेंटर ऑफ, जी हाँ, वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी फ्लाइंग कार PAL 5। ये वो गाड़ियां हैं जो वहाँ पर आपको दिखेंगी। इनकी ये कंपनियां दरअसल वहाँ पर आपको आएंगी और इस तरह की बातचीत करेंगी। तो ये समिट महत्वपूर्ण है, और इस समिट का पूरा कवरेज आप CNBC आवाज़ पर आज दिन भर देखने वाले हैं। और इसीलिए CNBC आवाज़ ने वो 12:30 बजे शो किया है, और आशीष हमारे रिसर्च हेड उस शो को दरअसल लीड करते हैं और बताएंगे आपको कि उनकी नज़र कौन से शेयर पर है। तो गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियां तो जाहिर सी बात है फोकस पर रहेंगी, लेकिन चलिए रुक करते हैं सन फार्मा का। सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जिसने कल बहुत ही ख़राब प्रदर्शन दिखाया। देखिए 6% नीचे गया, टूटा ज़ोर से। वो विसल ब्लोअर ने जो एप्लीकेशन दी है सेबी को, और उसमें चर्चा ये चल रही थी कि कुछ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो विसल ब्लोअर ने एप्लीकेशन दी गई है, और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और बाजार के बड़े लोगों को कह रहे हैं आइए हम आपको दिखा देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल चुप है, कोई टिप्पणी नहीं। एग्जैक्टली, तो वो डॉक्यूमेंट्स, ये जो खबर आई ना दिन के दौरान, देखिए डॉक्यूमेंट्स किसी के पास हैं और वो शेयर करने को तैयार हैं, और लोग जाकर देख सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। ये जानकारी अब सेबी के पास तो शिकायत दी गई, लेकिन किसी और के पास भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारी खबरों के चलते देखिए सेकंड हाफ में जोर से ये शेयर गिरने लगा। सन फार्मा कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक को? जैन साहब बताइए आपका व्यू क्या है, और इस खबर को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए नेगेटिविटी छाई हुई है, और इनफैक्ट मुझे संभाव
जब से ये इशू आया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं, हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे रिलायबल फार्मा कंपनी है वैसे देखा जाए तो, और निफ्टी का पार्ट है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि दूर रहें, फ्रेश निवेश ना करें। इतना बड़ा करेक्शन आ गया तो कई बार लियर्ड हो जाते हैं, थोड़ा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, चीज़ें क्लियर हो उसके बाद ये एंट्री ली जाए। सो मेरे हिसाब से जब से रेनबैक्सी है या इनका इन्वेस्टमेंट सुजलॉन में हुआ है, तो ये कई चीज़ें हैं जो मतलब संभाव पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे फार्मा कंपनीज बहुत बढ़िया है, औरोबिंदो फार्मा मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे कन्विक्शन आता है, इप्का लैब्स बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे, सुवेन लाइफ जो छोटी फार्मा कंपनी है वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। कल जो खबर आएगी मनी लाइफ, दरअसल वो विसल ब्लोअर के डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं और वो दिखा रहे हैं सारे लोगों को, उसके बाद से इस स्टॉक पे नर्वसनेस देखने को मिली, इस पर रहेगी नज़र। औरोबिंदो की बात हुई थी, औरोबिंदो के लिए अच्छी खबर। और ल्यूपिन ये एक और ऐसा स्टॉक है फार्मा कंपनियों में जहां पर नज़र रहने वाली है इस जांच के चलते। ल्यूपिन आप कैसे देखते हैं इस यूएसएफडीए जो जांच करेगा इनकी यूनिट को? कल हमने देखा था सेकेंड हाफ में ये स्टॉक चल गया था और आज ये सुबह सुबह खबर आई है। जैन साहब ट्रैक करते हैं आप इस कंपनी को? नहीं करते हैं, देखिए सर्टेनली ये लीडिंग फार्मा कंपनी और फार्मा स्टॉक्स में वैसे काफ़ी कॉन्ट्रेरियन वे में बुलिश था पिछले 7-8 महीने से, तो ये स्टॉक भी इनफैक्ट मुझे ठीक ही लगता था। बट ये जो यूएसएफडी वाले इश्यूज हैं ये जब आने लगते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इनको सुलझाने में। तो मेरे हिसाब से अगेन जो मैंने दूसरे जो फार्मा नेम्स लिए जहाँ पे ऑलरेडी जैसे इनका है वो सबसे पहले घास वहीं पड़ी थी, 3-4 साल हो गए वहाँ से वो उभरने लगे हैं, रिजल्ट्स में दिखने लगा है, चीज़ें बेहतर होने लगी है, तो वहाँ पे ध्यान दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ल्यूपिन, सन फार्मा, इनके वजह अगर लार्ज कैप्स में जाना ही है तो डॉक्टर रेड्डीज है या औरोबिंदो फार्मा वहाँ पे ध्यान दें, और छोटे स्टॉक्स में इप्का लैब्स और सुवेन लाइफ ये ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक बात है। चलिए ये तो ये फार्मा स्टॉक्स की बात, तो पिछले 1 घंटे से बहुत सारे शेयरों की देखिए चर्चा हो चुकी है। कुछ लोग देर से जुड़े हैं तो उनके लिए हमने एक नई सेवा शुरू करी है। आशीष पूरा शो देख रहे थे और अलग अलग खबरें भी ढूंढ रहे थे, निकाल रहे थे, ताकि कोई भी खबर सीएनबीसी आवाज़ के रडार से मिस नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये उद्देश्य। और अब सीधे आशीष के पास चलेंगे, वो आपको कंपाइल करके बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं दरअसल जो आपके रडार पर होने चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि एक कागज़ और एक कलम ज़रूर साथ में रखें, ताकि बहुत सारे नाम अभी आशीष आपको बताने वाले हैं उन सबको नोट कर लें और कम से कम पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर लगा लें। तो एक डायरी आप लोग भी रखें रोज़। और चलते हैं अब सीधे आशीष के पास। आशीष बताइए। देखिए आज जो टॉप स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जो दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स आए, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और अच्छे नंबर्स कंपनी की तरफ से, जियो और रिटेल का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक अच्छा परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ा सरप्राइज रिफाइनिंग की तरफ से जीआरएम्स उम्मीद से बेहतर इंप्रूव हुए। दूसरी एचयूएल, और कल जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वॉल्यूम्स के फ्रंट पे सरप्राइज। 6 से 8% की बाजार उम्मीद के सामने वापस डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, 10% लगातार 5वां क्वार्टर जब डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है। ल्यूपिन, यूएसएफडीए ने पीथमपुर जो इंदौर के पास डिस्ट्रिक्ट है धार, उसमें जो यूनिट है इनका पीथमपुर यूनिट 2, उसके इंस्पेक्शन की शुरुआत कर दी आज से। सन फार्मास्यूटिकल्स, कल आपको याद होगा ये स्टॉक 6% कमजोर था और वो विसल ब्लोअर को लेकर तमाम इश्यूज। अब वो मनी लाइफ जिसके पास वो विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स हैं, कहा जा रहा है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है। औरोबिंदो फार्मा, इस कंपनी ने स्पेक्ट्रम फार्मा से 7 ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। अपफ्रंट पेमेंट और माइलस्टोन पेमेंट में ला लूं तो $300 मिलियन में ये डील हुई है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, पहली बात तो वागले साहब का आज का टॉप स्टॉक पिक है, ऊपर से इस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स घोषित करे हैं। कांस्टेंट करेंसी में 4.5% की ग्रोथ और पूरे साल की जो ग्रोथ गाइडेंस है उसे इंप्रूव कर दिया है। एक और आईटी कंपनी साइएंट, लेकिन डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर, आय में 1.5% का दबाव इस क्वार्टर में, ग्रोथ की गाइडेंस घटाई और जो बायबैक का हम इंतजार कर रहे थे वो टाल दिया गया। रैलिस इंडिया, कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एबिटा 27% गिरा है, मुनाफा 45% टूटा है। जेट एयरवेज, तमाम खबरें रजनीश जो एसबीआई चेयरमैन है उनकी तरफ से आती हुई कि सब लोग एक पेज पे हैं, और अब खबरें कि नरेश गोयल तैयार हैं इस कंपनी में 700 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने के लिए।
लास्ट में अदानी पोर्ट और इनफैक्ट तमाम गुजरात बेस्ड कंपनीज, क्योंकि आज से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हो रही है। और अदानी पोर्ट इसीलिए क्योंकि उस समिट में ये कंपनी जर्मन मेजर BASF के साथ इन्होंने करार कर डाला है, हस्ताक्षर कर लिए हैं। जेवी होगा 16,000 करोड़ रुपए का जेवी, जिसमें BASF इनके मुंद्रा यूनिट में एक प्लांट खड़ा करेगा। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो सूची हो चुकी है तैयार और अब शुरू करेंगे हम मुनाफे की तैयारी से। पहला सौदा की बताएंगे आपको किस तरह के ट्रेड्स आपको बाजार खुलते ही लेने चाहिए ताकि आपको हो खूब भर के मुनाफा। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं, साथ में उनके बैठे हैं राजेश सतपुते जी। जैन साहब हमारे साथ जयपुर के स्टूडियो से मौजूद हैं। समित चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ ही देर में फिर अश्विनी गुजराल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है प्रदीप एशियाई बाजारों में, और देखिए भाग रहे हैं और इन्होंने क्यूज लिए हैं दरअसल यूएस के मार्केट से। यूएस के मार्केट्स जब कल हम बंद हो रहे थे तो 100 पॉइंट नीचे फ्यूचर्स था और देखिए क्या रैली बनी है अमेरिका के बाजारों में। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या आज हम टिक पाएंगे। ये जो 10,950 से 11,000 के बीच का दायरा है, यहाँ पर आकर हम बार बार बाजार को अटकते हुए देखते हैं। तो आज क्या होगा इस पर खास नजर होगी। राजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 11,000 के आसपास कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव रहे हैं, वो पोजीशंस अभी भी बरकरार दिखाई दे रही हैं। क्या एक बड़ी हर्डल अब भी है? आज का सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में यही है कि 11,000 पार हो जाएगा क्या और उसके ऊपर मार्केट आराम से बंद हो जाएंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से कल का जो डेटा है और कल भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11,000 टेस्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि 11,000 11,040 ये मेरे हिसाब से टॉप आउट का एक लेवल है कि जहाँ पे मैं डेफिनेटली कहूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। रहा सवाल आपका कि क्लोज होगा क्या, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे लगता है 11,000 के ऊपर जाएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा। तो मुझे वही लगता है कि स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए जो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ऊपर के लेवल पे दबाव आएगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट चलता रहेगा। ओके, और एक और खास बात जो बाजार को इसका अंदाज़ा था और हम कल भी बात कर रहे थे और आपको कई बार बता चुके हैं कि धीरे धीरे जो वायदा कारोबार में मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं, सोमवार से वो मार्जिन और बढ़ने वाले हैं और उसमें करीबन जो हमने अभी तक कैलकुलेशन देखे हैं हेमंत, उसके हिसाब से निफ्टी पे करीब 10,000 रुपये से मार्जिन बढ़ेगा। और कुछ एक ब्रोकर्स ने आज से ही इसको लागू कर दिया है क्योंकि सोमवार से इफेक्टिवली आपको वो पैसे अपने खाते में चाहिए। तो इसका भी असर वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिहाज से दिखाई दे सकता है। तो इस पर खास तौर पर नज़र रखनी चाहिए कि एक बड़ा परिवर्तन है, बड़ा बदलाव है जो अगले हफ्ते से लागू होने जा रहा है। और निफ्टी में इनफैक्ट मुझे याद है कुछ महीनों पहले करीब 50-60 हज़ार के आसपास मार्जिन देखते थे, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाख रुपए के करीब पहुंच चुके। बिल्कुल, और जनरली कोई भी बड़ा इवेंट जब हमारे सर पर होता है तो रेगुलेटर्स की इच्छा और मंशा ये होती है कि भाई बहुत बड़ा जो है पैसा उधार लेकर आप ट्रेड ना करें। मार्जिन ना मतलब आप जितना पैसा रख रहे हैं सिस्टम में उतने ही आप ट्रेड्स ले सकें। तो जाहिर सी बात है इससे कुछ लोग जो बड़ा एक्सपोजर लेते थे वो एक्सपोजर वो उतना नहीं ले पाएंगे और लेंगे तो फिर पैसा उतना देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कल ही अनाउंसमेंट आया, ये पहले पता था, लेकिन क्योंकि ये लागू सोमवार से होने वाला है जैसा प्रदीप बता रहे हैं, इसीलिए आपकी नज़र इस खबर पर भी जरूर होनी चाहिए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कल इस खबर को लेकर थोड़ी चिंता में थे, लेकिन बाजार खुल चुके हैं और प्री ओपनिंग ट्रेड्स पढ़ने शुरू हो चुके हैं। 270 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। दरअसल सेंसेक्स में और निफ्टी में भी करीब करीब 40 अंक की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। 10,950 के आसपास देखिए निफ्टी जा रहा है। बड़ा सवाल यही कि अब यहाँ से ऊपर जाएंगे खुलने के बाद, गैप अप के बाद, या फिर नीचे आएंगे। नजर होगी HUL और RIL के स्टॉक पर जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। बढ़िया नंबर्स और HUL ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया वॉल्यूम फ्रंट पर। 5 क्वार्टर से लगातार देखिए 10% के आसपास का जो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है वो कमेंडेबल है। 2% ऊपर इस समय ट्रेड्स पड़ने शुरू हो चुके हैं। RIL पर ये ट्रेड्स हालांकि सेटल होंगे। साइंट पर रखिएगा नज़र, जो हम कह रहे थे आज का एक्सीडेंट हो सकता है, तो 7.5% नीचे खुलने की तैयारी ये कर रहा है। रैलिस का शेयर कमज़ोर नंबर्स के बाद 2% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। डॉलर रुपये में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल मामूली सा बदलाव, 71 के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है। 2 पैसे की मामूली सी ही कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक काम करते हैं, इन ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं और उसके बाद तब तक हम देख लेते हैं कमोडिटी बाजार की प्रदीप ओपनिंग कैसी रही है। तो ये आपके सामने फिलहाल आंकड़े हैं कच्चे तेल और साथ ही साथ सोने चांदी के एक फ्लैट से शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कच्चे तेल में ज़रूर एक इजाफा देखने को मिला है। दूसरे मेटल्स आपके सामने लाएंगे। कॉपर में लगातार चौथे दिन
तेज़ी देखी गई है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और इनफैक्ट आपकी नज़र वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनीज पर भी आज के दिन ज़रूर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है, लेकिन खास बात है कि ये चौथा दिन है तेज़ी का। दूसरे मेटल भी थोड़े से पॉजिटिव शुरुआत इस समय दिखाते हुए आपके सामने। चलिए आइए नजर डालते हैं अब स्टॉक 2020 में आज के रैप पर। बल्लेबाजों के ऊपर ही हमने भरोसा किया, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है मिंडा इंडस्ट्रीज को और बजाज फाइनेंस को। कल CNBC TV 18 ने इब्ला अवार्ड्स किए थे और उसमें इन दोनों कंपनियों को सम्मानित किया गया, तो आज अच्छी रैली बनेगी इस पे। और नजर रखिएगा HBL पावर पर, जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स पर यहाँ पर, और रोटो पंप्स पे भी। और ये सारी देखिए कंपनियाँ बजट से जुड़ी हुई हैं। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज और प्लाईवुड स्टॉक्स पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। कामत होटल्स के मैनेजमेंट आज CNBC TV 18 पर आवाज़ पर आने वाले हैं और उसके चलते देखिए यहाँ पर जो ये गाइडेंस देने वाले हैं उसको लेकर बाजार उत्साहित होगा। टेक्समैको इंफ्रा में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हरक्यूलिस ऑयल्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है और गुजरात में आज से समिट शुरू हो रहा है, तो फिर गुजरात बोरोसिल को ना भूलिएगा, ये भी स्टॉक आज कमाल दिखा सकता है। ओके, नहीं अगर बाजार का मूड अच्छा रहा, ब्रॉडर मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग है, तो एक गजब के स्टॉक्स हैं जो हेमंत की टीम में आपको नजर आ रहे हैं। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। इकलौता एक सेल कॉल था ल्यूपिन, क्योंकि US FDA फिर से जांच शुरू कर रहा है पीतमपुर यूनिट 2 को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के एंड ऑफ फाइलिंग्स को लेकर, इसीलिए शायद थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ स्टॉक में कामकाज। नंबर स्ट्रॉन्ग है L&T टेक सर्विसेज के, AU स्मॉल फाइनेंस के, और AU स्मॉल फाइनेंस जैसी कंपनीज के लिए तो मैक्रो एनवायरमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं, MSMEs के लिए जो तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, सब पॉजिटिव। अदानी पोर्ट, वाइब्रेंट गुजरात की बात हेमंत ने करी, और आज एक तगड़ी डील BASF जर्मनी की कंपनी के साथ 16,000 करोड़ रुपए का करार ये कंपनी करने वाली है। ऑरबिंदो फार्मा, बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी, पीयर्स के मुकाबले अभी भी अट्रैक्टिव नजर आती है और अब तो एक एक्विजिशन भी कर डाला है। डिपेंडेबल के तौर पे HUL हेवीवेट, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए और सबसे इंटरेस्टिंग वॉल्यूम ग्रोथ, 6 से 8% की उम्मीद के सामने वापस डबल डिजिट ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया। बाजार को तगड़ा सरप्राइज आएगा इन नंबर्स से। जेट एयरवेज, जिस तरह के रजनीश कुमार साहब के SBI के चेयरमैन के बयान आए हैं इस कंपनी के हालात सुधारने के लिए, और जो खबरें हैं कि नरेश गोयल 700 करोड़ रुपए इंफ्यूज करने को, यानी कि पैसा झोंकने को तैयार है इस कंपनी में, ये स्टॉक आज ट्रेडिंग के लिहाज से अट्रैक्टिव हो सकता है। बजाज होल्डिंग अट्रैक्टिव बेट, और 2 जूट मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि जूट एक्सपोर्ट में इजाफा और डोमेस्टिक डिमांड को कंपनी, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट स्टिमुलेट करने की जो कोशिश कर रही है, लुडलो जूट और शेवियट दोनों में खरीदारी करने के मौके। तो स्टॉक 2020 के ये शानदार ट्रेडिंग आइडिया इस समय आपके सामने आते हुए हेमंत की टीम सबसे पहले आपके सामने ला रहे हैं। सारे के सारे बल्लेबाज हैं। वागले साहब, इस टीम में से आपको टेक्निकली क्या अच्छा लगता है? प्रदीप, मेरे को टेक्समैको इंफ्रा अच्छा लग रहा है और मुझे आज 2 स्टॉक्स अच्छे लगे, तो ये डिफिकल्ट था चूज करना कि ये चूज करूँ या, तो मैंने दोनों चूज कर लिए। चले दुगना मुनाफा। हाँ, टेक्समैको में 66 का टारगेट जो हेमंत ने दिया है वो आज आना चाहिए। दूसरा है हरक्यूलिस हॉइस्ट, इसमें भी 125 का जो टारगेट है वो लगता है आना चाहिए। 125 के टारगेट हरक्यूलिस हॉइस्ट में और 66 रुपए के टारगेट टेक्समैको में आपको मिलेंगे। अच्छा, आशीष की टीम आपके सामने लेकर आते हैं।